नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्टल स्टडी में। मैं हूं आपकी फ्रेंड प्रिया और आज मैं आपके लिए इरफान खान की बायोग्राफी लेकर आई हूं। इरफान खान हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अभिनेता जिसके लिए हर दिल में जगह है। इन्होंने अपने अभिनय का लोहा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मनवाया। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके लिए हर दिल में जगह हो और इरफान खान ऐसे ही लोगों में से एक हैं। इरफान खान का जन्म जयपुर राजस्थान में 7 जनवरी 1967 को हुआ। इनके वालिद नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसा कह सकते हैं कि इनके वालिद को विरासत में नवाबियत मिली थी, लेकिन इनके वालिद ने नवाबियत छोड़ दी और टोंक राजस्थान जहाँ ये रहा करते थे उसे छोड़कर ये जयपुर आ गए। चूँकि इनके पिता काफ़ी पैसे वाले थे, इसलिए इन्होंने जयपुर में अपना खुद का टायरों का बिजनेस स्टार्ट किया। इरफान का बचपन जयपुर में बीता और बचपन में इनका नाम साहबजादे इरफान अली खान था और इनका ननिहाल टोंक था और टोंक में ही इनके सारे रिश्तेदार भी रहा करते थे। इरफान को अपनी नानी से बड़ा लगाव था, इसलिए ये छुट्टियों में टोंक अपनी नानी के पास ज़रूर जाया करते थे। इरफान के 2 छोटे भाई और एक बड़ी बहन थी। बचपन में इरफान को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और साथ में नाटक का भी। कहते हैं इरफान इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे कि इनका सिलेक्शन CK नायडू टूर्नामेंट में होने जा रहा था और यह काफ़ी बड़ी बात थी। यह टूर्नामेंट BCCI की तरफ से होता है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए इरफान को अपने घर वालों की रजामंदी नहीं मिली और इसी वजह से वह नहीं जा पाया। घर वाले चाहते थे कि इरफान पढ़ाई लिखाई करें और टीचर या प्रोफेसर बन जाए, लेकिन उस वक्त तक इरफान को एक्टिंग का कोई शौक़ नहीं था। उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो में रात में नाटक के शो आया करते थे, जिसे इरफान रोज़ बहुत मन लगाकर सुना करते थे और यहीं से नाटक और थिएटर की जानकारी इरफान को मिलना शुरू हुई। लेकिन इरफान की फैमिली को सिनेमा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन टोंक जहाँ इनका ननिहाल था वह घर काफ़ी बड़ा था और उस घर की एक दीवार एक सिनेमा घर की दीवार से लगी हुई थी और उस दीवार के बीच में एक दरवाज़ा था जो कि उस सिनेमा घर में जाकर खुलता था और उस दरवाजे से घर के अंदर से ही उस सिनेमा घर में जा सकते थे। लेकिन वह दरवाज़ा हमेशा ही बंद रहता था क्योंकि इरफान की नानी और खाला नहीं चाहती थी कि बच्चे सिनेमा देखें। इरफान के एक चाचा भी थे जो मुंबई में रहा करते थे और साल में एक ही बार वह घर आया करते थे और वह जब भी घर आते बच्चों को सिनेमा दिखाने के लिए ज़रूर जाते थे। इसलिए बच्चों को पूरे साल अपने चाचा का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था। और जब इरफान और बाकी सब बहन भाई टोंक जाते तो नानी से भी बहुत रिक्वेस्ट करते थे सिनेमा देखने के लिए और कहते वह गेट खुलवा दें जिससे वह घर के अंदर से ही सिनेमा घर में पहुँच जाएँ। तो बच्चों की खाला कभी कभी बच्चों के लिए वह गेट खुलवा देती थी जिससे बच्चे जाकर सिनेमा देख लेते थे और यहीं से इरफान को नाटक और सिनेमा का शौक़ चढ़ गया। इरफान ने अपनी स्कूलिंग जयपुर से पूरी की और इसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इन्होंने MA उर्दू से किया। इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आती है मृग्या, जिसमें मिथुन ने नक्सल का रोल प्ले किया। तो जब यह फिल्म जयपुर में आई तो इरफान अपने दोस्तों के साथ यह फिल्म देखने के लिए गए तो इनके दोस्तों ने कहा कि इरफान तुम्हारी शक्ल मिथुन चक्रवर्ती से बहुत मिलती है और यह बात इरफान के मन में बैठ गई। अब चूंकि इरफान के बाल घुंघराले थे तो ये मिथुन की तरह बाल करवाने के लिए सैलून पहुंच गए और बाल सीधे करवा लिए। लेकिन अगले दिन जब सोकर उठे तो बाल फिर पहले जैसे हो गए। तो इरफान को लगा यह सब बेकार है, कहाँ मिथुन और कहाँ वे, क्योंकि उस वक्त यह माना जाता था कि हीरो को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और ताकतवर दिखना चाहिए और इरफान बहुत ज़्यादा पतले दुबले थे। क्योंकि उस समय नसरुद्दीन शाह की फिल्में भी आ रही थी और यह दौर था आर्ट फिल्मों का। क्योंकि उस समय फिल्मों को लेकर 2 तरह के माइंडसेट थे, जिसमें एक था कमर्शियल फिल्में और दूसरी थी आर्ट फिल्में। और यह दौर था आर्ट फिल्मों का, जिसमें नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे कलाकारों की फिल्मों का दौर चल रहा था। तो जब इरफान ने नसरुद्दीन शाह जैसे साधारण शक्ल सूरत वाले अभिनेता का अभिनय देखा तो बहुत प्रभावित हुए और इरफान इनके अभिनय के मुरीद हो गए और उन्हें लगा जब नसरुद्दीन शाह जैसे साधारण शक्ल वाले व्यक्ति अपने अभिनय के दम पे अपना लोहा मनवा सकते हैं तो फिर वह क्यों नहीं। और यहीं से उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग का पूरा मन बना लिया। इरफान अपने कॉलेज में छोटे मोटे नाटकों में एक्टिंग किया करते थे। इसके बाद इन्होंने जयपुर में रविंद्र मंच ज्वाइन किया। अब ये इस मंच पर नाटक किया करते थे और यहीं पर इन्हें किसी ने बताया कि अगर तुम्हें फिल्मों में काम करना है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से एक्टिंग की पढ़ाई करो। यही वो जगह है जहाँ से बड़े बड़े एक्टरों ने एक्टिंग की बारीकियाँ सीखी और सिनेमा जगत में बड़ा नाम कमाया।
यह बात इरफान के दिमाग में बैठ गई और इन्होंने एनएसडी में एडमिशन लेने का पूरा मन बना लिया। लेकिन इरफान का परिवार इसके खिलाफ था। जिस परिवार में सिनेमा देखना तक मना है, उस परिवार में अपने बच्चे को एक्टिंग सीखने की इजाज़त कैसे मिल सकती थी। लेकिन इरफान ने परिवार में बात की। इन्होंने अपने पिता को समझाया। एक बार ये अपनी अम्मी को एनएसडी लेकर गए और उन्हें पूरा एनएसडी दिखाया। तब इरफान की अम्मी को लगा कि यह तो पूरा कॉलेज जैसा है। फिर वह एडमिशन के लिए तैयार हो गई और इसके साथ ही इरफान ने अपने पिता से वादा किया कि एनएसडी में पढ़ाई पूरे के बाद वह प्रोफेसर ही बनेंगे। इरफान ने जिस वर्ष एनएसडी में एडमिशन लिया, उसी वर्ष इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही परिवार की जिम्मेदारी का बोझ इरफान पर आ गया। इरफान के दोनों छोटे भाइयों ने इनकी मदद की और एनएसडी में इरफान ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब ये एनएसडी में थे तो इसी दौरान मीरा नायर अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे के लिए नए कलाकारों की तलाश में एनएसडी आए और जब इन्होंने इरफान को देखा तो एक रोल ऑफ़र किया। यह काफ़ी अच्छा और बड़ा रोल था। इरफान इस रोल को पाकर काफ़ी खुश थे। लेकिन कुछ वक्त बाद जब इरफान मीरा नायर से इस रोल के सिलसिले में मिले तो इन्हें पता चला कि इनको इस रोल से निकाल दिया गया है, क्योंकि इस रोल में यह फिट नहीं बैठते। इस रोल के हाथ से निकल जाने के दुख में इरफान को बहुत दुख हुआ और यह पूरी रात रोए। इस बात का दुख मीरा नायर को भी था, तो इन्होंने एक दूसरा छोटा सा रोल इरफान को ऑफ़र किया और कहा कि तुम यह रोल कर लो। इस तरह सलाम बॉम्बे में इन्हें 15 से 20 सेकंड का एक छोटा सा रोल मिला, जिसमें इरफान एक खत लिखने वाले के कैरेक्टर में नजर आए। जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता वह उनके लिए खत लिखा करते थे। इसके बाद इरफान मुंबई जाते हैं और यहीं से इनके स्ट्रगल का एक लंबा सफ़र शुरू होता है। इन्होंने 1987-88 में एनएसडी पास आउट किया और जब ये मुंबई आए तो उस समय आर्ट फिल्मों का दौर जा रहा था। वही दौर जिसमें नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे कलाकारों का दौर था और अब मसाला फिल्मों का दौर आ रहा था और यह दौर था अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे अभिनेताओं का। और जिस तरह के अभिनेता इरफान खान थे तो उनके लायक उन्हें कोई रोल नहीं मिला। लेकिन इरफान वापस घर नहीं जाना चाहते थे, तो इन्होंने टीवी सीरियल में काम करने का मन बनाया और इन्होंने श्रीकांत, भारत एक खोज, चाणक्य, कहकशा, द ग्रेट मराठा, डर, बनेगी अपनी बात, जय हनुमान, बॉम्बे ब्लू, चंद्रकांता जैसे सीरियल में काम किया। लेकिन भारत एक खोज और चंद्रकांता ही ऐसे सीरियल थे जिनसे इरफान को थोड़ी पहचान मिली और जिस सफलता की तलाश में इरफान मुंबई आए थे वो अभी कोसों दूर थी। धीरे धीरे इसी तरह इरफान की ज़िंदगी चल रही थी और अब सन 2003 आ चुका था और इन्हें स्ट्रगल करते हुए भी 10 से 12 साल बीत चुके थे। इसी दौरान तिग्मांशु धूलिया, जो कि इरफान के एनएसडी के टाइम के फ्रेंड थे, वो एक बार इरफान के पास आते हैं एक फ़िल्म लेकर, हासिल। और इस फिल्म का बैकग्राउंड था इलाहाबादी और इस फिल्म के लिए तिग्मांशु को एक ऐसे एक्टर की तलाश थी जो इस किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दे। बातों ही बातों में इरफान तिग्मांशु से कहते हैं कि इस फिल्म में तुम मुझे ही ले लो, पर तिग्मांशु कहते हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड राजस्थानी है और तुम अच्छी तरीके से इलाहाबादी लैंग्वेज पर पकड़ नहीं बना सकोगे। इस तरह यह बात नहीं बनती है। इधर तिग्मांशु काफ़ी तलाश करते हैं ऐसे एक्टर को जो यह रोल अच्छे से निभा सके, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर एक दिन अचानक तिग्मांशु लौटकर इरफान के पास आते हैं और कहते हैं चलो तुम ही इस रोल को कर लो। अब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है और 10 दिन तक यह शूटिंग मुंबई में चलती, पर इस कैरेक्टर में वो बात नहीं आ रही थी जो एक रियल इलाहाबादी भाषा में मिठास होती है और इस बात को इरफान ने भी महसूस किया। इसके बाद इरफान ने पूरे शूट को कैंसिल करवाया और इलाहाबाद में जाकर शूट करने का मन बनाया। लेकिन शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले ही इरफान इलाहाबाद पहुंच गए, जिससे वे वहां की भाषा पर पकड़ बना सकें और उन बारीकियों को सीख सकें जो उन्हें नहीं आती। इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और इरफान ने अपने अभिनय से उस किरदार को पर्दे पर जीवंत बना दिया और सही मायने में कहें तो हासिल ही वो मूवी थी जिसने इरफान खान को इरफान खान बनाया। इस फिल्म के लिए इरफान को बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और हासिल फिल्म के 2 साल के बाद इरफान की एक और फिल्म आई, मकबूल। इस फिल्म ने भी इरफान को एक नई पहचान दी, लेकिन अब इरफान को इसी तरह के रोल ऑफर होने लगे थे और इरफान अब इन रोल से बोर होने लगे थे क्योंकि वह कुछ अलग करना चाहते थे और जिस तरह के रोल वह चाहते थे वह रोल उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए इरफान ने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन 2010 के बाद
उन्हें कुछ अलग अलग फिल्में ऑफर हुई और इन्हीं में से एक फिल्म थी पान सिंह तोमर। यही वह फिल्म थी जिसने इरफान के अभिनय का लोहा मनवाया और इस फिल्म के लिए इरफान को नेशनल अवार्ड भी मिला। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इरफान ने कई इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया, जैसे स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड। इरफान की कुछ और भी फिल्में आईं जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जैसे पीकू, द नेमसेक, गुमनाम, रोग, लाइफ ऑफ पाई, हिंदी मीडियम, ब्लैकमेल, कारवां, स्लम डॉग, लंच बॉक्स, संडे, तलवार। और अब इरफान हिंदी सिनेमा के एक बड़े कलाकार बन चुके थे। लेकिन तभी इरफान की ज़िंदगी ऐसा दांव पलटती है कि सब कुछ बदल जाता है। 5 मार्च 2018 को इरफान एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक दुर्लभ टाइप की बीमारी है और पहली बार इस बात की जानकारी वह लोगों को देते हैं और लोगों से कहते हैं बाकी आप सब दुआ करें। बाद में पता चलता है कि उन्हें एक तरह का कैंसर है और यह कैंसर दुनिया में बहुत ही कम लोगों को होता है। इसके बाद इरफान इलाज के लिए लंदन जाते हैं और वहाँ काफ़ी लंबे समय तक उनका इलाज चलता है। फिर वहाँ से इलाज के बाद वे वापस आए और धीरे धीरे उनकी रिकवरी हो भी रही थी। बीच बीच में टेस्ट के लिए वह मुंबई के हॉस्पिटल में भी जाया करते थे, क्योंकि बीमारी की वजह से बार बार लंदन जाना मुश्किल था। इधर 25 अप्रैल को इनकी माता का इंतकाल हो जाता है और लॉकडाउन की वजह से वे अपनी माँ की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाते। इसके बाद ही इरफान की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है। 28 अप्रैल की रात इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और इन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया, लेकिन धीरे धीरे तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई और 29 अप्रैल 2020 को हम सबका इरफान इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, पर वो हम सब के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे इरफान खान। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों, टेक केयर।